हेलो बच्चों, क्लास 11 केमिस्ट्री के लेक्चर में आपका स्वागत है। जो लेक्चर आपको हेल्प करेगा आपके नीट और जेई 2027 में। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपका सपना है, ठीक है, तो आईआईटी में जाने का, तो प्लीज़ ट्रेनिंग ट्यूटर को जल्दी से फॉलो कर लो, क्योंकि भैया मेहनत लगती है एक अच्छे कॉलेज में जाने की। ठीक है। देखो, एक लाइन क्या लिखी हुई है, योर चॉइस टुडे इज इक्वल टू योर कॉलेज टुमारो। आप जितना एफर्ट आज लगाओगे उतने ही अच्छे कॉलेज में जाओगे, और यहाँ पे ट्रेंडिंग ट्यूटर आपको पूरी हेल्प कर रहा है आपको एक अच्छे कॉलेज में भेजने के लिए, क्योंकि हम आपको एक प्रीमियम कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज है हमारा लास्ट लेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। और इसमें हमें सिर्फ अब क्या पढ़ना है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। और उसी में आपके क्वांटम नंबर्स आ जाएंगे, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना, क्या था। तो देखो, ये हमारी स्टार्ट हो रही है बेटा यहाँ पे वेव मैकेनिक्स। अभी वेव मैकेनिक्स क्या होता है सर? फिजिक्स में आप मैकेनिक्स पढ़ ही रहे हो, है ना। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, तो वो क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स है। वो क्या है बेटा, क्लासिकल मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स मतलब जिसमें आप न्यूटन के लॉज लगा के चीज़ों को सोल्व करते हैं, देखते हो कैसे मूवमेंट हो रही है ना, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, कैसे बॉडी चल रही है, तो ये सब। अब हमारा इसका यहाँ पे क्या काम है। अभी तक हमने डुअल नेचर को एस्टेब्लिश कर चुके हैं। डी ब्रोगली ने बता दिया है कि भैया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का इनका क्या होता है, डुअल नेचर होता है। ओके। अब जब डुअल नेचर होता है, मतलब वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। तो जब उनके ऊपर पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, जब उनके ऊपर क्लासिकल मैकेनिक्स लगाई गई, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स, इतने छोटे छोटे पार्टिकल पे क्लासिकल मैकेनिक्स लगाई, तो क्लासिकल मैकेनिक्स तो फेल कर गई। क्लासिकल मैकेनिक्स से हम उनका बिहेवियर नहीं स्टडी कर पाए। तो इस स्टडी, इनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, इनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स मीन्स, तो इनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए ना, वेव मैकेनिक्स एक नई ब्रांच मैकेनिक्स की डेवलप की गई। ठीक है, क्लियर है। ये वेव मैकेनिक्स हमारे को एक्सप्लेन करती है कि कैसे डुअल नेचर काम करता है। ठीक है, डुअल नेचर को ये एक्सप्लेन करते हैं। ओके। अब कैसे, है ना। तो इसी वेव मैकेनिक्स के ऊपर एक मॉडल है, इसका नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। और इसमें श्रोडिंजर की एक वेव इक्वेशन आती है। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अब ये इक्वेशन बहुत बड़ी है, याद कर लेना, ज़्यादा आपका इतना यूज़ नहीं है। ठीक है। करली स्क्वेयर साई अपॉन करली एक्स स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर साई अपॉन करली वाई स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर साई अपॉन करली जेड स्क्वेयर। तो मतलब तीनों प्लेन में, ठीक है। साई क्या है अभी पता चल जाएगा। ये जो साइन है त्रिशूल का, इसको हम साई बोलते हैं। ठीक, मतलब इनका तीनों एक्सिस में हमने देख लिया है। प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम ई माइनस वी इंटू साई अपॉन एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये बहुत बड़ी सी इक्वेशन है, देख के डर लग रहा है। डोंट वरी, इसको ना तो आपको सोल्व करना है, ठीक है, सिर्फ इसमें देखना है कि कौन सी चीज़ क्या है, क्योंकि ये यहाँ से जो रिजल्ट आए हैं वो रिजल्ट क्या है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये सोल्व नहीं करनी। तो ये जो साई है, इसे बोला जाता है बेटा ऑर्बिटल वेव फंक्शन। नाम है इसका ऑर्बिटल वेव फंक्शन। ठीक है। रिप्रेजेंट क्या करता है, रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। अब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह चल रहा है, तो उस वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो हम किससे बताते हैं, साई से बताते हैं। वैसे चलो अभी धीरे धीरे तुम्हें पता चल जाएगा। ये डेल का साइन, इसे बोलते हैं डेल। ये होती है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ई टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी वी से इन्होंने पोटेंशियल एनर्जी लिखी हुई है, ठीक है, ध्यान से याद करना। बाकी एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, यहाँ लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। और एन क्या है? आपका शेल नंबर, एन है हमारा शेल नंबर, ठीक है। जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, जो कि आपको नहीं करनी, डोंट वरी, ठीक है, बिल्कुल भी आपको ये सोल्व नहीं करनी। जब हम इसको सोल्व करते हैं, आफ्टर सोल्विंग दिस इक्वेशन, we get many values of psi, we get many values of psi, psi की हमें बहुत सारी वैल्यू मिलती है, ठीक है। अब psi हमें बताता क्या है? psi हमें इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। जी हाँ, ये हमें इलेक्ट्रॉन के ये बता देगा कि भैया ये कौन से शेल में है, ठीक है, उस शेल की कौन सी सब शेल में है, और सब शेल की कौन से ऑर्बिटल में है, ठीक है। क्लियर है? मतलब ये एक कंप्लीट ये आधार कार्ड है इलेक्ट्रॉन का, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलेगा, यही दिक्कत हो रही थी ना अब तक। तो हमें यहाँ से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फॉर एग्जांपल कि आपकी गली है, उसमें बहुत सारे घर हैं, है ना, यहाँ पे भी घर है, यहाँ पे भी घर है, बहुत सारे घर हैं। अब एक एड्रेस क्या है, शेल मतलब कि ऊपर ऊपर से बता रहे हैं कि हाँ ये गली नंबर 6 में रहता है, ठीक है। अब क्या हो, गली नंबर 6 में रहता है, तब शेल गली नंबर 6 में तो बहुत सारे घर हैं, तो कौन से घर में रहे? भैया इस वाले घर में है, तो ये क्या होगी, सब शेल होगी, ठीक है। अब ऑर्बिटल क्या होता है? सब शेल के अंदर बेटा ऑर्बिटल होते हैं। अब आपका घर है, आपके घर में काफ़ी सारे रूम्स हैं ना, तो आप किस रूम में मिलोगे, है ना, वो बता देगा। वो क्या हो गया, ऑर्बिटल हो गया, वो क्या हो गया, ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। बट आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जब हमें सोल्व तो करनी नहीं इक्वेशन, लेकिन सॉल्यूशन जो हमें मिलते हैं वो बहुत सारे मिलते हैं। हम कौन कौन से सॉल्यूशन को अप्रोप्रिएट मानते हैं, ठीक है। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साई। इसको सोल्व करने के बाद बहुत सारी वैल्यूज़ मिलती हैं। हमें कौन सी वैल्यूज़ लेनी होती है, ठीक है। पहली चीज़ कि साई मस्ट बी कॉन्टिन्यूस, साई मस्ट बी कॉन्टिन्यूस। अगर देखो अभी कॉन्टिन्यूस का मतलब आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। क्लास 12th में टॉपिक आएगा कॉन्टिन्यूटी, आप चेक करोगे तो वहाँ पे ग्राफिकली मैं बता देता हूँ, ग्राफ में कहीं पे अगर ब्रेक नहीं लग रहा है तो वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। ग्राफ चलता जा रहा है सही से, इंक्रीज है तो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग है, एक साइड मतलब कहीं पे भी कोई ब्रेक नहीं है। साई मस्ट बी फाइनाइट, साई मस्ट बी फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड का मतलब, अरे मतलब अभी तो एक पॉइंट, अभी आप कह रहे थे सर इसकी बहुत सारी वैल्यू मिलेंगी, हाँ बहुत सारी, मतलब एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू, ठीक है। और जो ये मैं याद तार लगा रहा हूँ इसको आपको, ठीक है, ज़रूर ध्यान रखना है। ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ओवर ऑल स्पेस, ठीक है, ऑल स्पेस मस्ट बी इक्वल टू 1, मस्ट बी इक्वल टू 1। मीन्स कि अगर तुम इसको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करो, ठीक है, इसको साई स्क्वेयर को, इसको करना है साई स्क्वेयर को, कहाँ पे, पूरे स्पेस में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। अब स्पेस 3D होता है, तो तीनों डायमेंशन के अलोंग
ये क्या आना चाहिए, 1। ठीक है, ये क्या आना चाहिए, ये 1 आना चाहिए। क्लियर है, क्लियर है। ये साई स्क्वायर क्या होता है, ये ही बताएगा अगर साई स्क्वायर की वैल्यू 0 आ गई, है ना, ये इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन ओवर ए स्पेस। जो मैंने लाइन लिखी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, वो हम किससे निकालते हैं, साई स्क्वायर से निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कौन बताएगा, साई स्क्वायर बताएगा। साई नहीं बताएगा, साई का स्क्वायर बताएगा। ठीक है, अलग अलग होते हैं। क्लियर। तो अब इसके फीचर्स क्या थे, है ना, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने हमें बताया क्या। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के फीचर्स क्या क्या थे। देखो, पहली बात तो इन्होंने बोला कि जो एनर्जी होती है, ठीक है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ एटम, इन एन एटम इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं होती। ठीक है, मतलब डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं 1 2 3 4, क्वांटाइजेशन जो आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक, अब ये तो सर ठीक है। दूसरी बात, एक साथ आप एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली, एक साथ नहीं बता सकते। ठीक है, मतलब ये नहीं है एक ही इंस्टेंट पे आप उसकी पोजीशन भी बता दो और वेलोसिटी भी बता दो। हाँ जी, तो यही तो पीछे जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना, कौन क्या चीज़ पढ़ी थी भाई लास्ट क्लास में, तो उसी की तो स्टेटमेंट लिखी है। एक बार कमेंट में करके बताना कि लास्ट क्लास का हमारा टॉपिक क्या था। ये स्टेटमेंट है ना, किसकी स्टेटमेंट थी, कुछ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था कुछ, है ना, याद आ रहा है। हाँ, ये वही है। क्लियर, हाँ, तो वही बातें कंफर्म हो रही हैं इस मॉडल से। क्लियर। साई हैज ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहा था ना ये आधार कार्ड है। ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। अच्छा, इसी में लिख देता हूँ थर्ड पॉइंट, पॉइंट में ही, कि साई के बारे में ये चीज़ मैं पहले भी लिख चुका हूँ। ये है तो मैथमेटिकली तो ये एक वेव फंक्शन है, मैथमेटिकली तो ये एक वेव फंक्शन है। बट फिजिकल मीनिंग इसका क्या है, ठीक है, फिजिकल मीनिंग क्या है इसका, क्या रिप्रेजेंट करता है ये, इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड, रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। इलेक्ट्रॉन की जो वेव बन रही है उसका एम्पलीट्यूड क्या है वो बताता है। ठीक है, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन किस में स्टोर होती है, आधार कार्ड क्या है, साई। ठीक है, जिसको मैथमेटिकली क्या बोला जाता है, ऑर्बिटल वेव फंक्शन। चाहे यहाँ पे लिखना है तो लिख लो ऑर्बिटल वेव फंक्शन। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिटल के अंदर मिलते हैं। शेल होती है, शेल के अंदर सब शेल होती है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे बताया ना, मोहल्ले में आपका घर है, ठीक है, वो मोहल्ला हो गया शेल, आपका घर हो गया सब शेल, और आप घर के किस रूम में हो वो है बेटा आपका ऑर्बिटल। ठीक है, तो इस मॉडल के बारे में इतना ही था और इतना ही बहुत सफिशिएंट है। अब हम यहीं से क्या करते हैं, क्वांटम नंबर्स। अब ये क्या होते हैं, ये 4 नंबर्स हैं जो आपको इलेक्ट्रॉन के सारे इंफॉर्मेशन दे देंगे। सर अभी तो साई दे रहा था इंफॉर्मेशन, साई को आप सोल्व नहीं कर पाओगे ना। ठीक है, साई की आप वैल्यूज़ कैसे निकाल पाओगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को आप अभी सोल्व नहीं कर पाओगे। तो ये क्या है, 4 नंबर्स
gives complete information of electron are called quantum numbers. उन्हें हम क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर्स कहते हैं. जैसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है. अब ये क्या बताता है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? रिप्रेजेंटेड बाय एन. एन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. सर एन तो शेल नंबर नहीं था. बिल्कुल जी. ठीक है. एन की वैल्यू अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4, ये आपको क्या बताता था? शेल नंबर. ठीक है. अगर मीन्स आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है तो आपको इलेक्ट्रॉन की शेल पता है, मतलब इलेक्ट्रॉन किस गली में है वो आपको पता है. ठीक. एन की वैल्यू 1 तो फर्स्ट शेल में है, 2 तो सेकंड शेल, ठीक, एंड सो ऑन थर्ड शेल, फोर्थ शेल. क्लियर? अच्छा सर, इसको तो हमने यूज़ किया हुआ है, जो हमने रेडियस के फॉर्मूले पढ़े थे, है ना? बोहर स्ट्रक्चर के जो फॉर्मूले पढ़े थे, किस किस के पढ़े थे? वेलोसिटी का पढ़ा था, रेडियस का पढ़ा था, एनर्जी का पढ़ा था. उन सब में एन आ रहा था. आ रहा था ना? तो मतलब ये एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन टेल्स अबाउट वेलोसिटी, रेडियस एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब ये याद रखने हैं आपको कि कौन से क्वांटम नंबर से आपको किस बारे में पता चलता है. ठीक है. चलो, दूसरा. अगर आप अगर आप एन का स्क्वायर कर दो, एन का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो. तो एन का स्क्वायर आपको क्या बताता है? दिस टेल्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. ऑर्बिटल्स क्या थे? आपका रूम, जिस रूम में आप प्रेजेंट हो, है ना, जिस रूम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो वाला रूम. ठीक. अगर एन की वैल्यू 1 है, अगर मैं एन की वैल्यू 1 लेता हूँ, 1 का मतलब फर्स्ट शेल. फर्स्ट शेल में तो एन स्क्वायर कितना आएगा? 1 ही आएगा. मीन्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आए? 1. इससे मुझे क्या पता चल रहा है? इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि फर्स्ट शेल के अंदर एक ऑर्बिटल होता है. अगर मैं 2 लेता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा? 4. 2 का मतलब सेकंड शेल. सेकंड शेल में 4 ऑर्बिटल्स होते हैं सर. ठीक है. यस. क्लियर है? ओके. और जो आप ये भी कहते थे ना कि एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये भी बता सकता है ये. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल. 2n स्क्वायर, जो आपने क्लास 9th 10th में भी ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं देखा होगा. क्लियर है? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें इन चीज़ों के बारे में बताता है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं. ठीक है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं. पहली चीज़, ये शेल नंबर के बारे में बताएगा. दूसरी बात, ये आपको वेलोसिटी, रेडियस, एनर्जी भी बता सकता है इलेक्ट्रॉन की. तीसरी बात, ये भी बता देगा कि किस शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं. अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं किसी भी शेल में, तो शेल नंबर का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो. वेरी गुड. और एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये वो भी बता देगा. क्लियर? चलो, नेक्स्ट. एजीमुथल क्वांटम नंबर.
एजीमुथल क्वांटम। चलो करें। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय एल। रिप्रेजेंटेड बाय एल। ठीक है। और इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको एंगुलर क्वांटम नंबर के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक। अब ये क्या बताएगा? ठीक है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि एक शेल के अंदर कितनी सब शेल होती हैं। दिस गिव्स इंफॉर्मेशन, दिस गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल। नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल। ठीक है। मतलब अगर तुम्हारे एल की वैल्यू ज़ीरो है, अगर एल की वैल्यू ज़ीरो है, तो एल की वैल्यू ज़ीरो कौन सी सबशेल को बताती है? अगर एल की वैल्यू ज़ीरो है तो इससे हमें कौन सी सबशेल का पता चलता है? वेरी गुड। अगर आपको पता है, यस, एस सबशेल का। अगर एल की वैल्यू वन है तो सबशेल कौन सी होती है? पी। टू तो डी। थ्री एफ। फोर जी। और ये ऐसे चलता रहेगा, जी तक बहुत है। ठीक है। जी तक क्या है? ये बहुत है। क्लियर? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। फिर बच्चों को क्वांटम नंबर पता नहीं क्यों नहीं समझ आते, इससे इजी और इससे स्कोरिंग नहीं है। एल की वैल्यू ज़ीरो है तो मतलब वो एस सब शेल है, एल की वैल्यू वन है तो वो पी सब शेल है, टू है तो डी सब शेल, थ्री है तो एफ सब शेल, फोर है तो जी सब शेल। ठीक है। और ये क्या बताता है? अब क्या नाम था इसका? दूसरा नाम क्या था इसका? एंगुलर क्वांटम नंबर ना। तो ये एंगुलर मोमेंटम को बताता है। ठीक है। इट टेल्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। ठीक है। फिजिक्स में किसने टॉर्क में एंगुलर मोमेंटम पढ़ लिया है, और कितने ऐसे हैं जिसको कुछ समझ नहीं आया? रोटेशनल मोशन है भाई। चलो जल्दी से एक बार कमेंट में करना, एंगुलर मोमेंटम से मुझे वो फिजिक्स में एल की बात ध्यान आती है ना। चलो, कैसे बताते हैं क्या वैल्यू होती है? अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई। इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब एल की वैल्यू ज़ीरो आएगी, एल की वैल्यू ज़ीरो आएगी तो एस सब शेल के अंदर जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो आ जाएगा। एल की वैल्यू वन ले लोगे तो वो वन क्या बताता है? मान लो आपसे पूछ लिया एंगुलर मोमेंटम ऑफ पी सब शेल। पी सब शेल के लिए एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? वन। पुट करो, अंडर रूट वन इंटू वन प्लस वन एच अपॉन टू पाई। तो ये कितना होगा? रूट टू एच, या फिर इसको डायरेक्टली लिख लें एच अपॉन रूट टू पाई। ठीक है। ये होगा आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ पी सब शेल। क्लियर? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब यहीं पे चलो मैं शेप ऑफ ऑर्बिटल भी बता देता हूँ। हम्म, या चलो अभी कोई ज़रूरी नहीं है, आगे बताते हैं। पहली बात तो वैल्यू लिखना सीखते हैं हम, कि वैल्यू ऑफ एल। सर एल की वैल्यू ज़ीरो होगी, वन होगी, टू होगी, कैसे पता चलेगा, है ना? तो वैल्यू निकालते कैसे हैं एल की?
तो वैल्यू ऑफ एल जो रहती है बेटा वो 0 to n-1, 0 to n-1 इसके बीच में रहती है। ठीक है। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फॉर एग्जांपल n की वैल्यू है 3, मतलब ये क्या बता रहा है? थर्ड सब शेल। n की वैल्यू क्या है? थर्ड सब शेल। तो अब देखो, सॉरी, थर्ड शेल। तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 to n-1 मीन्स 0 to 3-1 मीन्स 0 to 2। तो 0 से 2 के बीच में कितनी वैल्यू है? 0 1 2। 0 से 2 तक कितनी वैल्यूज आई? 0 1 2, है ना? तो यहाँ से मेरे पास L की वैल्यू कितनी आई? 0 1 2। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इससे आपको पता क्या चला है भाई? इससे आपको पता क्या चलता है? देखो, एक अगर आपको बात ध्यान है तो मैंने बताया था कि जितना शेल नंबर होता है ना, जोन सी शेल होती है उसमें उतनी ही सब शेल होती हैं। तो यहाँ पे एक तो मेरी एस सब शेल है, एक पी सब शेल है, एक डी सब शेल है। तो मीन्स यहाँ पे 3 सब शेल्स हैं। ये चीज बताई हुई है ना पहले कि जितनी शेल्स होती हैं उतनी ही उसके अंदर सब शेल्स होती हैं। तो यहां से पता चल गया। ठीक है, यहां से पता चल गया। अब जैसे अगर आप n की वैल्यू 4 लेके देखो तो l की वैल्यू क्या आएगी? मतलब देखो, n की वैल्यू 4 लोगे तो l की वैल्यू क्या आएगी? 0 1 2 3। कौन सी शेल है? फोर्थ शेल। n की वैल्यू क्या बता रही है? कौन सी शेल है? फोर्थ शेल। ये क्या बता रहा है? 4 सब शेल हैं। कि भैया फोर्थ शेल में कितनी सब शेल्स हैं? 4 सब शेल हैं। ठीक है। और इन्हें इकट्ठे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? हम एन एल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एन एल लिखते हैं। एन की वैल्यू, एल की वैल्यू। जैसे एन की वैल्यू, एल की वैल्यू 30 31 32। ठीक है। आगे वाली वैल्यू एन की। एन क्या बता रहा है? नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल मतलब थर्ड। अब थर्ड शेल में ये कौन सी सब शेल है भैया? थर्ड शेल में तो 3 सब शेल हो सकती हैं। तो ये वाली कौन सी है? सर ये 3s है। आपको कैसे पता चला? जब एल की वैल्यू 0 होती है तो कौन सी सब शेल होती है? एस। ये कौन सी है? 3p। और ये कौन सी है? 3t। ठीक है। ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप अभी तक सब कुछ स्मूथ चल रहा है। क्लियर? तो बने रहो बस। यहाँ से ज़्यादा स्मूथ तरीके से आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आपका सिलेबस हो जाता है। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको बुक्स में कहीं पे एम भी लिखा हुआ है या ML से भी लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, चलो ये बंद कर दें डब्बे में। ये मोटा डब्बा बंद। वाइट पेन। अब ये क्या बताता है? देखो यार, एन ने अभी तक क्या बताया? एल। एल ने क्या बताया? सब शेल। तो अब क्या बचा? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के बारे में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता देगा। ठीक है, ऑर्बिटल के बारे में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता देगा। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट number of orbitals in a subshell।
नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे कई बार गलती कर देते हैं। वैल्यू ऑफ एम, देखो वैल्यू ऑफ एम वेरी करती है -L से L फॉर ईच वैल्यू ऑफ L। समझ नहीं आया है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब ये काम आपको -L से L का जो ये काम है, ये आपको L की हर एक वैल्यू के लिए करना है, ठीक है। ये काम आपको L की हर एक वैल्यू के लिए करना है बेटा, ठीक है। अदरवाइज तो दिक्कत हो जाएगी, आपकी वैल्यू ही गलत आ जाएगी। अभी भी समझ नहीं आया? देखो, अगर बात करें अगेन n की वैल्यू 3, फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 3, तो l की क्या क्या वैल्यू आएंगी? 0, 0, 1, 2। l की कितनी वैल्यू आई? ये। अब l की वैल्यू से m की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जब l की वैल्यू 0 है तो -0 से 0, -0 से 0 का मतलब तो 0 ही है, ठीक है। -0 से 0 का मतलब क्या है? 0 ही है। अगर l की वैल्यू 1 है तो -1 से 1, -1 से 1, ये तीन वैल्यूज आई इसकी। और 2 है तो कितनी आएगी? -2, -1। अब इसके लिए कहाँ से कहाँ तक जाना है? -2 टू +2। तो कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी बीच में? -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। क्लियर? अब ये बता क्या रहा है? ठीक है ना, ये हमें बता क्या रहा है? सर ये हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, लेकिन बताता कैसे है? देखो, जब ये L की वैल्यू 0 है, L की वैल्यू 0 का मतलब कौन सी सब शेल की बात हो रही है बेटा? S की। M की जितनी वैल्यूज आती हैं उतने ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ M गिव्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। मैं इसको कहीं पे यहाँ लिख देता हूँ, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ M इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। सर हमें ऑर्बिटल्स तो n भी बता देता था, n का स्क्वायर करके हमें बता देता था। हाँ, बहुत अच्छा। अगर किसी बच्चे के पहले ना मैं ये चीज़ लिख देता हूँ, इसका मीनिंग क्या है, फिर मैं उस चीज़ को डिस्कस करता हूँ। अगर आपके मन में ये डाउट आ गया होगा ना कि सर ये ऑर्बिटल बता रहा है, लास्ट पॉइंट हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में पढ़ा था, एन भी तो हमें ऑर्बिटल बता देता था, एन का स्क्वायर करके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ही आते थे, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखो, इसका क्या मतलब है? एम की कितनी वैल्यू? एक वैल्यू। कब? जब सबशेल कौन सी है? एस, यहाँ पे है पी और यहाँ पे है डी। मीन्स एस सबशेल हैज़ वन ऑर्बिटल। एस सबशेल में मुझे कितने ऑर्बिटल बनाने हैं? 1। और यहाँ पे कितनी वैल्यूज आई? एम की 3 वैल्यूज आई, मतलब 3 ऑर्बिटल। किसमें? पी सबशेल में। पी सबशेल हैज़ 3 ऑर्बिटल्स। और यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स? 1, 2, 3, 4, 5, 5 ऑर्बिटल्स हैं किसमें? डी सबशेल। डी सबशेल हैज़ 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है। चलो, अब अगर किसी को डाउट आ रहा है कि सर एन की वैल्यू 3 थी, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो डायरेक्ट आ रहा था एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। हाँ, एन स्क्वेयर से हमें किसकी वैल्यू मिली? 9। मीन्स ये बता रहा है कि थर्ड शेल में टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं? 9 है। अब थर्ड शेल के अंदर किसमें कितने हैं वो डिटेल किसने दी बेटा आपको?
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने। ठीक है ना बात, इसने दी। अब देखो ये तो ओवरऑल बर्ड आई व्यू दे रहा है कि भैया थर्ड सब शेल, सॉरी थर्ड शेल है, तो उसके पास कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 9 ऑर्बिटल्स होंगे, है ना। टोटल बता दिया इसने, इसने क्या बता दिया, टोटल बताया। इस ये क्या बता रहा है, एम क्या बता रहा है, एम बता रहा है किसके पास कितने हैं, 9 तो हैं। अब ये एन की वैल्यू यहाँ पे 3 ही थी, ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ पे बेटा 3 ही थी। थोड़ा सा यहाँ करके एडजस्ट करके यहाँ पे एन की वैल्यू भी लिख देता हूँ ऊपर, एन की वैल्यू 3। तो गिनो 1, ठीक है, अलग कलर का पेन ले लेते हैं ताकि गिनने में सही रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 9 ही तो आ रहे हैं। टोटल ऑर्बिटल तो कितने हो गए थर्ड शेल में, 9 ही हो गए, बट किसके पास कितने हैं। अब थर्ड शेल के अंदर सब शेल्स भी तो होती हैं, है ना। तो क्या सबके पास बराबर बराबर है, नहीं है, सबके पास बराबर नहीं है। एस के पास एक ही ऑर्बिटल है, पी के पास 3 और डी के पास 5। क्लियर, वेरी गुड। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कर देना। और एक बात और कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। वन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। पीछे फिल करके देख लो तो थर्ड शेल में कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। अब लास्ट, लास्ट है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। लास्ट है ये स्पिन क्वांटम नंबर, एस या एम एस से लिखते हैं। अब ये आपको क्या बताता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताता है, स्पिन मतलब वो कैसे घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताता है कि इलेक्ट्रॉन घूम कैसे रहा है, रिवॉल्व कैसे कर रहा है, ठीक है। अब कोई भी चीज़ या तो भैया एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी या क्लॉकवाइज घूमेगी, ठीक है। तो इट रिप्रेजेंट्स स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या बताता है आपको, इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है। वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ फॉर ईच वैल्यू ऑफ एम। एम की हर एक वैल्यू के लिए प्लस माइनस हाफ होगी। मतलब क्या है सर, जैसे एम की वैल्यू 0 थी, 1 थी, ठीक है, 0 थी और पीछे क्या थी, -1 0 1, ये थी। अब इसके लिए भी, अब इसमें हर एक वैल्यू के लिए प्लस माइनस हाफ, इसमें हर एक वैल्यू के लिए प्लस माइनस हाफ, इसकी हर एक वैल्यू के लिए प्लस माइनस हाफ, और इसकी भी वैल्यू के लिए प्लस माइनस हाफ। अब ये क्या बता रहा है, प्लस माइनस हाफ क्या बता रहा है, प्लस को आपने क्लॉकवाइज लेना है तो क्लॉकवाइज ले लो, माइनस को एंटी क्लॉकवाइज लेना है क्लॉकवाइज ले लो, जो भी आपकी मर्जी है। मीन्स ये बताता है, देखो मैं एन की वैल्यू लेता हूँ 2, एन की वैल्यू क्या लेता हूँ 2, एन की वैल्यू 2 का मतलब सेकेंड शेल की मैं बात कर रहा हूँ, किस शेल की बात कर रहा हूँ, सेकेंड शेल की। तो इसमें सब शेल कितनी होंगी, सब शेल कितनी होती हैं, एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो जल्दी से, एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 0 to n-1, तो 0 to 2 - 1, मतलब 0 से 1, 0 और 1, एल की वैल्यू। एम की वैल्यू क्या बताएगी, एम की वैल्यू क्या बताती है, क्योंकि इसके लिए 0 हो जाएगी, इसके लिए -1 0 और 1, यही है। अब यहाँ से अगर आप करते 2 का स्क्वायर करते तो कितने ऑर्बिटल्स आते, 4 ऑर्बिटल्स आए, और नीचे भी तो 4 ही ऑर्बिटल्स आए, 1
2 3 4। ठीक है। अब यहाँ पे ये एक ऑर्बिटल को हम ऐसे बना देते हैं, ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है। अब सर ये आपने अलग अलग क्यों बनाए, क्या हमें ऐसे ही बनाने हैं? नहीं, ये एस सब शेल थी, ये पी सब शेल है। एस सब शेल में एक होता है तो एक बनाओ। अब पी सब शेल में दिखाने का तरीका क्या होता है? पी सब शेल में इकट्ठे दिखाए जाते हैं, 3 1 2 ऐसे दिखाएंगे। ये जॉइंड है, मतलब एक शेल के ही हैं। अगर डी होती जैसे, तो उसके लिए फिर मैं थोड़ा गैप देके उसमें 5 दिखाता, 1 2 3 4। ठीक, 5 ऑर्बिटल ये डी के हो गए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, कौन रिवॉल्व कर रहा है इसमें? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब इसके लिए भी एम एस की अगर हम वैल्यू लिखें तो क्या होगी? प्लस माइनस हाफ। मतलब एक इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ से और एक इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ से, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। उसको दिखाने का तरीका होता है, एक को ऊपर एरो करके दिखा दिया और एक को नीचे दिखा दिया। अभी एक लाइन लिखी थी, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? 2 आ सकते हैं, लेकिन दोनों का स्पिन, क्या मैं दोनों ऐसे डाल सकता हूँ? दोनों सेम स्पिन के होंगे? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, दोनों सेम स्पिन के नहीं होते, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। क्यों नहीं हो सकते सर? सर उसकी एम एस की वैल्यू क्या होती है? प्लस माइनस हाफ होती है हर एक वैल्यू के लिए, एम की हर एक वैल्यू के लिए। ठीक है। अच्छा, अब कुछ ये मत कमेंट करना कि सर आपने ये पी में ना आपका इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका गलत था। अभी मैं भरने का तरीका तो मुझे पता ही नहीं है, ठीक है, उस पर तो मैं आया ही नहीं। क्लियर है? क्लियर। चलो, अब 2020 में पता है, 2020 में एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन देखना क्या था? क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 5 में कितने ऑर्बिटल होंगे? ठीक है, इनकी लैंग्वेज कुछ ऐसी थी, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स the number of orbitals associated with quantum number n is equal to 5 एंड ms की वैल्यू दी थी +1/2। कितनी? +1/2। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे को आप कमेंट करोगे। क्लियर है? अब सिर्फ आपको वो ऑर्बिटल्स देखने हैं। कौन से देखने हैं? देखो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। ठीक है, क्या सभी के सभी 25 की +1/2 होगी? सोच के बताना। ठीक है, इसका आंसर कमेंट में करना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आधे बच्चे पता नहीं क्यों गलत भी कराए थे। क्लियर। चलो, अब एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है, कि किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है? एनर्जी हमें किससे पता चलती है? ठीक है, एनर्जी की जो वैल्यू होती है, एनर्जी हमें पता चलता है n+l से। ठीक है, n+l से। ठीक, अगर कभी दो वैल्यू सेम आ गई, मतलब जिसका n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इफ इन केस ऑफ n+l इज सेम, अगर कोई ऐसा केस हो गया जिसमें n+l की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है, तो सेम कैसे आएगी? अभी देखते हैं। तो n की वैल्यू डिसाइड करती है, n की वैल्यू ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा। n की वैल्यू ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, क्लियर है?
तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो जैसे 1s, 2s, 2p, 3s। अब यहाँ पे n और l की वैल्यू लिखें। n की वैल्यू 1, l 0, 2 0, 2 1, 3 0। ठीक है। और इनका n प्लस l लिखें। इसका n प्लस l की वैल्यू 1 आएगी, इसकी 2 आई, यहाँ पे 3 आई, यहाँ पे 3 आई। मतलब मुझे ये पता है इन दोनों में 2s की एनर्जी ज़्यादा होगी। 2s से ज़्यादा किसकी होगी? 2p की होगी। 2p की होगी या 3s की होगी। यहाँ पे टाई हो गया। ये क्या आ गए? सेम आ गए। अगर ये सेम है, n प्लस एल से नहीं देखूंगा फिर मैं किस पे जाऊंगा? n की वैल्यूज पे। फिर मैं किस पे जाऊंगा? n की वैल्यूज पे। यहाँ पे n की वैल्यू 2, यहाँ पे n की वैल्यू 3। n ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा। n की वैल्यू ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा। तो मैं इनको ऑर्डर में लगा सकता हूँ कि सबसे कम एनर्जी 1s की, फिर 2s की, फिर 2p, एंड देन 3s। ठीक है, ये इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी आ गया। ये इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी आ चुका है। ठीक है जी, क्लियर है? मेरे हिसाब से क्वांटम नंबर आपको क्लियर हो रहे हैं कैसे यूज़ करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन दूँ, वो यहीं पे कर लेंगे। ठीक है वो यहीं पे कर लेंगे। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सब शेल्स एसोसिएटेड with n is equal to 4 and m is equal to -2 क्वांटम नंबर। ठीक है, कितनी होंगी बताओ। इज ऑप्शन दे दें आपको? 8, 4, 2 और 16। ठीक है, चलो इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करते कैसे हैं? n की वैल्यू 4, तो l की वैल्यू क्या होगी? 0, 1, 2, 3। m की वैल्यू क्या होगी? अब इन्होंने खाली कंडीशन ये नहीं दी कि n की वैल्यू 4 के साथ कितनी सब शेल्स होंगी। 4 के साथ तो 4 ही होंगी। ठीक है, ये तो हमें पता है। लेकिन 4 के साथ कितनी ऐसी हैं जिनकी m की वैल्यू -2 होगी। अब यहाँ पे m की वैल्यू 0, यहाँ पे -1, 0, -1, यहाँ पे -2, -1, 0, 1, 2, यहाँ पे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, अब ये देखो n की वैल्यू तो 4 है इन सभी के लिए। इनमें कितने ऐसे हैं जिसमें m की वैल्यू -2 है? यहाँ पे कोई -2 वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कोई -2 वैल्यू नहीं है, यहाँ पे एक ऐसी है। ठीक है ना, एक ऑर्बिटल ऐसा है, मतलब इस एक शेल में। अच्छा, हमें तो सब शेल पूछी हुई है, मतलब इस शेल में -2 आ रहा है, और थर्ड शेल में भी m की वैल्यू -2 आ रही है। ठीक है, तो दो ही सब शेल ऐसी हैं। ठीक, एक ये और एक ये, दो ही सब शेल ऐसी हैं जिसमें m की वैल्यू -2 है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। आंसर क्या आ जाएगा? सी। दो ही वैल्यूज हमारे पास ऐसी हैं। ठीक है, अब ये ध्यान से करने वाले क्वेश्चन हैं। एक थोड़ा सा ही इसमें ट्रिक वो खेलेंगे और तुम्हारे को गड़बड़ करा देंगे। कभी n की, अब देखो, क्या कभी यहाँ से अभी हमने इतनी चीज़ें लिखी, क्या कभी l की वैल्यू n से ज़्यादा हो सकती है? नहीं हो सकती। तो किसी किसी ऑप्शन में वो ऐसा करेंगे, l की वैल्यू ज़्यादा दे देंगे। तो ऐसे अपने को ध्यान रखना है, इनके ट्रैप में नहीं फंसना। क्वांटम नंबर में वो बहुत गलती कराने की, बहुत छोटी छोटी गलती होंगी, इस पर कोई बहुत ज़्यादा बड़े, है ना, हाईली टेक्निकल नहीं आएंगे।
बहुत सिली मिस्टेक करा के आपका क्वेश्चन गलत कराया जाएगा। एक क्वेश्चन मैं लिख के लाया था ऐसा, एक मिनट में चेक करने दो। रहा, ये आओ। तो इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट परमिटेड। नॉट परमिटेड मतलब कौन कौन से इसमें गलत हैं, कौन कौन से हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है वो पेयर्स। ठीक है, तो अब बताओ। एन की वैल्यू 2, ठीक है जी। एल की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 2 हो सकती है या एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एल। एन हमेशा बड़ा होगा एल से, छोटा नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपने काट दिया, ये परमिटेड नहीं है, ये चीज़ गलत है। ठीक है, एन की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 1 हो सकती है, एम की वैल्यू -1 हो सकती है, इसके लिए हो सकती है। एम एस की वैल्यू -½ हो सकती है, हो सकती है सर। +½ भी तो हो सकती है, पर तो बेटा -½ भी तो हो सकती है। गलत तो इसमें भी कुछ नहीं है, आपको एग्जैक्ट तो नहीं पता कि +½ ही होनी चाहिए। ठीक है, तो एन की वैल्यू 2, ठीक है, ये एल की वैल्यू 0, ठीक है, एम की वैल्यू 0, ये भी ठीक है यहाँ तक। एम एस की वैल्यू 0, ये यहाँ पे इसमें गड़बड़ है। ये वाला तो हमारा ठीक है, ये तो परमिटेड है। कौन कौन से परमिटेड नहीं है हमें वो बताने हैं, तो हमें भी चेक करते जाते हैं। और जहाँ जहाँ पे मिस्टेक्स है उनको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया है। क्लियर, कहते हो रेड कलर के बॉक्स में बंद कर देते हैं, ये गलती बता देगा कि यहाँ पे गलती है। एन की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 1 हो सकती है, एम की वैल्यू 2 तो नहीं हो सकती भैया, एल की वैल्यू 1 के लिए एम की वैल्यू 2 कैसे हो सकती है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा? नॉट परमिटेड फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो आई होप आप लोगों का भी ठीक आया होगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब अब तो मेरे हिसाब से फिक्र नहीं है, क्वांटम नंबर की अच्छे से समझ आ गए हैं। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ऑर्बिटल वेव फंक्शन। अब अभी अभी पढ़ा था ऑर्बिटल वेव फंक्शन के बारे में, है ना। अब साई जो होता है, इसको हमने ऑर्बिटल वेव फंक्शन बोला था। अब इसके ना दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है साई आर, ठीक है, और एक होता है साई थीटा बोलो, पाई बोलो, ठीक है। अब ये जो है साई आर, ये होता है रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन, ठीक है। ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन एन एंड एल, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमिथल क्वांटम नंबर पे ये क्या करता है, डिपेंड करता है। क्लियर है। जबकि ये जो होता है, ये होता है आपका एंगुलर वेव फंक्शन, एंगुलर वेव फंक्शन, ये डिपेंड करता है एल पे, डिपेंड्स ऑन एल एंड, ठीक है। तो ये, अब सर दोबारा से यहाँ पे इसका क्या इस्तेमाल करना है हमें, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे हम ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ना जा रहे हैं। ऑर्बिटल्स, देखो दो चीज़ें फिर से मैं लिख रहा हूँ भाई, साई एंड साई स्क्वेयर। साई क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। साई स्क्वेयर क्या है? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन पॉइंट, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रॉन है या नहीं पता करना है, तो आप साई स्क्वेयर की वैल्यू निकालते हैं। सर आप तो कहते हो बार बार निकालनी नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। अगर साई की वैल्यू 0 आ गई, साई की वैल्यू, साई स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, मीन्स उस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, ठीक है। इफ, ये कैसे चल रहा है,
if psi square is equal to 0 means probability of finding an electron at that point is 0। किसी r पे, किसी r डिस्टेंस पे साई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0 आ गई। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट इज 0। सिंपल सिंपल भाषा में कि उस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो फिर इतनी इंग्लिश क्यों लिखी, क्योंकि ऐसे ही लिख के आएगी एडवांस में और मेंस में भी। ठीक है, तो ये पता होनी चाहिए। और जिस पॉइंट पे ऐसा होता है ना, उस पॉइंट को, दैट पॉइंट इज कॉल्ड नोड। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा, नोड बोला जाता है उस पॉइंट को। ठीक है, पॉइंट को क्या बोला जाता है, नोड बोला जाता है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ और ये पूरा ही हाईलाइट हो जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपके नोडल प्लेन्स आएंगे। तो नोड क्या है, कोई भी पूछे आपसे नोड क्या है, कि नोड एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ठीक है, नोड एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ये तो बोलने की बात होगी। नोड अगर टेक्निकली पूछे नोड क्या है, नोड एक ऐसा पॉइंट है भैया जहाँ पे साई स्क्वायर 0 होता है। जहाँ पे साई स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। ठीक, अब हम इस नोड के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये देखो, नोड ना हमारे पास दो टाइप के होते हैं, रेडियल नोड्स। रेडियल बोलो या स्फेरिकल बोलो। और एक होते हैं एंगुलर नोड्स। ठीक है, अब हम कैसे निकालते हैं, कितने होते हैं नंबर, हमें किससे पता चलेगा कि कितने हमारे पास रेडियल नोड्स हैं, कितने हमारे पास एंगुलर नोड्स हैं। जो रेडियल नोड्स निकाले जाते हैं वो निकाले जाते हैं n-l-1 से। और जो एंगुलर नोड हैं, इसके कितने एंगुलर नोड्स होंगे वो निकाले जाते हैं l से। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू l। ठीक है, ये जो होते हैं ये बेटा डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं। ये जो होते हैं ये एंगल डिपेंडेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, एंगल डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, एग्जाम्पल लें। 2s है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो गई, l की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अगर मैं नंबर ऑफ रेडियल नोड्स पूछूं, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स क्या होंगे, n-l-1 मीन्स 2 - 0 - 1 इज इक्वल टू 1। एक रेडियल नोड है। अगर मैं नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स पूछूं कि यहाँ पे एंगुलर नोड्स हमारे कितने होंगे, वो क्या होता है, एल। एल की वैल्यू कितनी है, 0। मतलब कोई भी एंगुलर नोड्स नहीं है, कोई भी एंगुलर नोड्स नहीं है। टोटल नंबर ऑफ नोड्स पूछ लूँ, टोटल नंबर ऑफ नोड्स पूछ लें तो 1 + 0 इक्वल टू 1। ये 1 कौन सा है, रेडियल। ये 0 किसका है, एंगुलर का। टोटल में तो हमें दोनों ही बताने हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम देखते हैं सबसे पहले एस ऑर्बिटल के बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल पढ़ते हैं अब हम। हेडिंग डाल लेते हैं यहीं पे,
टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, सबसे पहला ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल। ठीक है, तो पहला हम कौन सा पढ़ रहे हैं? एस ऑर्बिटल। अब एस ऑर्बिटल कैसा होता है? एस ऑर्बिटल होता कैसा है? एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप। एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। जैसे हम बात कर रहे हैं वन एस की। क्या वन एस पॉसिबल है? वन एस पॉसिबल है ना, पहले तो यही चीज़ देख लो। क्या भैया, वन एस का मतलब क्या है? एन की वैल्यू वन, एल की वैल्यू ज़ीरो। हाँ सर, ये कॉम्बिनेशन हमारा पॉसिबल है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन क्या है? पॉसिबल है। पता नहीं ऐसा ऑर्बिटल बना दो तुम जो पॉसिबल ही ना हो। ठीक है, ऐसा ऑर्बिटल मत बना देना भाई कि पॉसिबल ही ना हो। 2D पॉसिबल है, चेक करना। एन की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 2, एस पी डी है ना, एस पी डी 0 1 2। तो क्या एन की वैल्यू 2 और एल की वैल्यू 2 पॉसिबल हो सकती है? सर नहीं हो सकती। तो 2D ऑर्बिटल कोई होता नहीं। ठीक है, इसलिए 2D ऑर्बिटल कोई होता नहीं है। क्लियर है? तो बहुत बढ़िया। अब तो कंफ्यूज नहीं हो गए सर, कौन सा ऑर्बिटल बनाना होता है कौन सा नहीं बनाना होता? तो पहले तो चेक कर लिया करो, जैसे मैं चेक कर रहा हूँ, मैं वन एस बना के दिखा रहा हूँ। तो वन एस पॉसिबल भी है या नहीं है? हाँ, एन की वैल्यू वन और एल की वैल्यू ज़ीरो, ये चीज़ पॉसिबल है। तो वन एस जो बनेगा वो किस शेप का बनेगा? स्फेरिकल शेप का बनेगा सर। किस शेप का बनेगा ये? स्फेरिकल शेप का बनेगा। ठीक है, और ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल भी होता है। इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, मतलब हर जगह सिमेट्री है। इलेक्ट्रॉन पाने की सिमेट्री हर जगह है। ठीक है, अब इसमें चाहे आप एक चीज़ लिखते हैं हम, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, या तो सारे को पॉजिटिव दिखा दो। ठीक है, या फिर सभी को नेगेटिव दिखा दो। ये क्या होता है? ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है सर? यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन मिलेगा, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन जहाँ नहीं मिलेगा वो क्या होते हैं? नोड्स होते हैं, या नोडल प्लेन्स होते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव आपके वेव फंक्शन को दिखाते हैं। जैसे वेव फंक्शन है, इलेक्ट्रॉन की वेव है, ऊपर वाले को पॉजिटिव बोल दिया, नीचे वाले को नेगेटिव बोल दिया, क्रस्ट ट्रफ, ये जो बात है। ठीक है, ये चीज़ सिग्निफाई करती है। तो ये शेप किसकी होगी? दिस इज वन एस। वन एस ऑर्बिटल होगा। सर तो टू एस कैसे बनेगा? नेक्स्ट पेज पे बना लें। टू एस। ठीक है, और ये वन एस बना भी। ठीक है, ये अगर एक आपने बनाया है तो ये क्या है? वन एस है। फिर सर टू एस, ये बनेगा आपका टू एस। क्लियर? ये बनेगा आपका टू एस का। क्लियर? ये सर, ये यहाँ पे ये चीज़ क्या शो हो रही है? ये हम न्यूक्लियस शो करते हैं, और यहाँ पे ये क्या है? खाली स्पेस है। अब ऑर्बिटल के अंदर क्या मिलेंगे आपको? इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। क्या ये ऑर्बिटल का स्पेस है? ये दो ऑर्बिटल के बीच में ये खाली स्पेस है। ठीक है, ये आपका क्या है? रेडियल नोड। क्या बन गया?
ये अतरंगी सी चीज़ें जाती हैं भाई। ये है हमारा रेडियल नोड। अभी हमने एग्जाम्पल लिया था 2s में कितने नोड्स आए थे, ये रहा 2s का ही था ना ये। तो 2s में कितने नोड्स थे, कितने रेडियल नोड्स थे, एक रेडियल नोड्स था, कोई एंगुलर नोड्स थे नहीं थे। सर 3s का बनाना हो, ठीक है, अगर आपको 3s का बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक और सर्कल खींच दो, ठीक। 4s का बनाना है, एक और सर्कल खींचते रहना। तो ऐसे तो बनाते जाओगे, क्लियर है। ऐसे तो आप लगे रहोगे दिन भर एस ऑर्बिटल को ही बड़ा करते रहने में। इसके अंदर ही कर देता हूँ भाई मैं, ये लो, ये अंदर वाला क्या कर देते, 1s, फिर 2s, फिर 3s। तो रेडियल नोड्स अब इसमें दूसरे वाला भी होगा, ये भी क्या है, रेडियल नोड बनेगा। एक रेडियल नोड आपका 1s और 2s के बीच में, एक रेडियल नोड आपका 2s और 3s के बीच में, ठीक है। तो टोटल कितने रेडियल नोड्स हो गए, 2 रेडियल नोड्स आपके हो गए, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं हम पी ऑर्बिटल पे। फिर किसकी बात करते हैं, पी ऑर्बिटल की बात करते हैं। अब पी ऑर्बिटल जो होता है वो डंबल शेप का होता है। पी ऑर्बिटल जो होता है इसकी शेप कैसी होती है, डंबल शेप होती है। इसकी शेप कैसी है, डंबल शेप है। अच्छा अब मेरे को खुद बताओ, 1p पॉसिबल है यार, 1p, एन की वैल्यू 1, पी की वैल्यू का क्या मतलब है, पी का क्या मतलब है, एल की वैल्यू 1। तो ये कॉम्बिनेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, ये कॉम्बिनेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पी ऑर्बिटल में 1p मत बनाना, हमारा सीधा क्या बनेगा, 2p। इसको भी चेक कर लो ये पॉसिबल भी है या नहीं है। तो हटाते हैं, एन की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 1। हाँ ये पॉसिबल है। तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, किससे स्टार्ट करेंगे भैया, 2p से। p ऑर्बिटल मत बना देना। अब p ऑर्बिटल में, ठीक है, अब p में कितने टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, देखो, देखो चलो n की वैल्यू, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, s में तो एक ही था। यहाँ पे n की वैल्यू आई 2, l की वैल्यू आई 0, 1, ये 0, ठीक है, ये क्या होएगा 0। अब अच्छा सॉरी 0 1 नहीं, अभी गलती कर रहा था, एल की वैल्यू आई 1, मैंने तो एन की वैल्यू के लिए लिख दिए थे। पी से मुझे एल की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। और 1 का मतलब एम की वैल्यू क्या लिखूँ मैं, -1, 0, 1। मतलब पी के अंदर, पी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, पी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3। मीन्स पी सबशेल हैज़ 3 ऑर्बिटल्स, पी सबशेल हैज़ 3 ऑर्बिटल्स। तो उनको बोलते क्या है, ठीक है। कहाँ से पता चले सर आपको 3 ऑर्बिटल हैं, यहाँ से m की वैल्यू से, जितनी m की वैल्यू उतने ऑर्बिटल। तो हमने पी एक्स को, सॉरी पी, जो ये माइनस वाला है इसको हम बोलते हैं पी वाई, इसको हम बोलते हैं पी जेड, और इसको हम बोलते हैं पी एक्स। पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये इनके ऑर्बिटल के नाम है, ठीक है, ये इनके ऑर्बिटल के नाम हैं। अब ये जेड वाई एक्स क्या बता रहे हैं, एक्सिस, ठीक है। जैसे अब मैं 2p बना रहा हूँ, 2p में मैं कौन सा बनाना चाहता हूँ, पी में तो 3 होते हैं, मैं 2p एक्स बना रहा हूँ, मैं 2p वाई बना रहा हूँ, या 2p जेड बना रहा हूँ, ठीक है। मान लो हम 2p एक्स बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, 2p एक्स बना रहे हैं। अब अगर आपकी ये एक्स एक्सिस है, कोई कहे सर मैं तो ये एक्स एक्सिस लूँगा, ले लो भाई, मैं इसको ही ले लेता हूँ एक्स एक्सिस, ठीक है। क्योंकि कन्वेंशनली भी अगर आप जाओगे उसको हम जनरली जेड एक्सिस लेते हैं, केमिस्ट्री में ना इसको जनरली जेड एक्सिस ले लिया जाता है।
तो एक्स में अब कैसी शेप बनेगी इसकी? डंबल शेप। ये कैसी शेप बनेगी? डंबल शेप। एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव। इस चीज़ का ध्यान रखना, आगे जाके कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना आगे जाके, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। अगर सर मैं 2p z बनाता तो ये चीज़ बार बार हो रही है। 2p z बनाता तो आप z एक्सिस देख लो किसको ले रहे हो। अच्छा, अरे शिट यार, इसको ऐसा करते हैं, इसको एक्स एक्सिस मार्क कर देते हैं। ठीक है, मैंने ऐसे बना दिया था। ये हमारी अगर z एक्सिस है तो इसको लेना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर x उसको दिखा दिया। तो ये, अब इसमें आपको ध्यान रखने की बात क्या है? एक लोब पॉजिटिव, एक लोब नेगेटिव। दूसरी बात, एक्सिस के ऊपर बन रहे हैं। ठीक है, दोनों लोब पे ऑपोजिट साइन है। इसमें मैं ध्यान देने की बात बताता हूँ, आप पता नहीं इतना माइन्यूटली अभी अगर पहले अच्छे से पढ़ा है जिसने, उसके तो बहुत बढ़िया बात है। अगर जिसने नहीं ध्यान दिया, अब इस चीज़ को मेरा ध्यान देना, क्योंकि आगे डबल डंबल जब शेप आएगी तो दिक्कत होएगी फिर। चलो, क्या बात कर रहे थे? हाँ, कि दोनों लोब पे लोब्स, ये सर ये लोब्स क्या होते हैं? ये जो एक पार्ट बनाया ना मैंने, ये एक लोब है। ठीक है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या है? एक लोब है। दोनों लोब्स पे ऑपोजिट साइन। ठीक है, लोब पे क्या होता है? ऑपोजिट साइन होता है। प्लस एक्सिस के ऊपर, एक्सिस के ऊपर बनाना है। क्योंकि आगे डी ऑर्बिटल आएगा, वो एक्सिस के बीच में बनता है। ठीक है, डी ऑर्बिटल आएगा, वो क्या बनेगा? एक्सिस के बीच में बनेगा। चलो, एक मैं आपको 3p z बना के दिखा देता हूँ। अगर ये मेरी z एक्सिस है, ये क्या बना? ये तो 2p बना। अब ऐसे ही एक क्या बनेगा? 3p बनेगा। ये क्या बना? 3p बना। इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। एक साइड पॉजिटिव, एक साइड नेगेटिव। ठीक है, ये आपकी चॉइस है, जिस साइड आपको पॉजिटिव लेना है पॉजिटिव ले लो, जिस साइड नेगेटिव लेना है नेगेटिव ले लो। क्लियर? अब चलें डी सबशेल पे, डी ऑर्बिटल पे। अब शेप नहीं बनी है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है क्योंकि, एक मिनट, चलो। हाँ, डी की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या 1D पॉसिबल है? क्या 2D पॉसिबल है? चेक कर लो। एन की वैल्यू 1, डी की वैल्यू, सॉरी, एल की वैल्यू 2। यहाँ पे एन की वैल्यू 1, एल की वैल्यू, सॉरी, एन की वैल्यू भी 2, एल की वैल्यू भी 2। तो ये दोनों ही केस पॉसिबल नहीं है, दोनों ही केस पॉसिबल नहीं है। तो हम कहाँ से चलेंगे? हम कहाँ से चलेंगे? 3D से। 3D को भी चेक कर लो। एल की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 3 पॉसिबल है। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बता दिया था, अब भी आप निकाल के देख सकते हो। डी ऑर्बिटल हैज p सबशेल, p सबशेल हैज 5 ऑर्बिटल्स। डी के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। कैसे सर? एम की वैल्यू -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, ये जो होता है
इसको हम बोलते हैं डी एक्स वाई, ये डी वाई जेड, ये डी जेड स्क्वेयर, ये डी एक्स जेड, और ये डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। अच्छा, इसको ऐसे लिखा जाता है, ये हाइफन का साइन है, ये माइनस का साइन नहीं है, इसको ऐसे नहीं पढ़ना डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर नहीं है, ये डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर है। ठीक है, ये डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर है। तो ये 5 ऑर्बिटल होते हैं डी के पास। क्लियर? अब डी की शेप कैसी होती है? शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल की दो शेप्स होती हैं बेटा, जो कॉमन है वो तो है डबल डंबल शेप, डबल डंबल, ठीक है, और एक डोनट शेप भी होती है, एक डोनट शेप भी होती है। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं पांचों की आपको शेप दिखा देता हूँ, जो डबल डंबल ही बनाएंगे। ठीक है, हम कौन सी बनाएंगे? हम डबल डंबल ही बनाएंगे। जैसे अगर मैं डी एक्स वाई की बात करूँ, ठीक है, ये एक्स, ये वाई, डी एक्स वाई ना, अब ये एक्स वाई के प्लेन में बनेगा। यहाँ पे फिर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं पी और डी में। पी ऑर्बिटल बेटा एक्सिस के ऊपर बन रहा था, ठीक है, और ये क्या बनता है? ये अब कंप्लीट हुई है डबल डंबल। एक डंबल में पी की एक डंबल थी, देख लो, अब इसमें दो हो जाएंगे। अब इसमें पी में क्या थे? ऑपोजिट साइन आते थे। इसमें एक लोब में पूरा का पूरा, अगर ये वाला पॉजिटिव था तो ये भी पॉजिटिव, दूसरे को हम क्या ले लेंगे? नेगेटिव। ये होता है डी एक्स वाई। अगर मैं डी एक्स जेड बनाता हूँ, अब आप अपने आप बनाओ, एक्सिस कौन सी ले लो? एक्सिस कौन सी ले लो? ये एक्स ले लो, ये जेड ले लो, तो ये ऐसे ही बन जाएगा। सर फर्क क्या है? प्लेन का फर्क है बेटा। ठीक है, ये आप अभी मतलब इस बोर्ड पे देख रहे हो 2D है, ठीक है, स्क्रीन तो 2D है। अब इसमें ये 3D प्लेन्स ऐसे तो नहीं दिखाई देंगे, ठीक है, ऐसे ये नहीं दिखाई देंगे। अब डी वाई जेड आई होप बना लिया होगा। ये हमारा वाई जेड प्लेन में जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ये आपका एक्सिस पे बनता है। ठीक है, ये आपका क्या बनता है? एक्सिस पे बनता है। और अभी ये आपका टॉपिक नहीं है कि ये सर शेप आई कैसे। ठीक है, बड़े हो जाओ, कॉलेज वॉलेज में जाओ, जब आपको जाके पता लगेगा कि ये शेप आई कैसे हैं, और जब पता करने की बात आएगी तो आप छोड़ दो, ये ऐसे ही ठीक है। हम्म, ठीक है, ऐसे ही हम तो ऐसे ही ठीक है जी, बता दिया आपने, बहुत धन्यवाद। चलो, डी जेड स्क्वेयर लास्ट यही रह गया। अब ये इंटरेस्टिंग है, ये जेड एक्सिस, ये एक लोब, और यहाँ पे रिंग होती है, कॉन्सेंट्रिक क्या होती है यहाँ पे? रिंग होती है। दिख रहा है आपको? दिख रहा है, विजिबल है, ऐसे बनती है इसकी डी जेड स्क्वेयर की शेप। क्लियर है? अब ये स्फेरिकल है, रिंग है, तो इसकी हर साइड क्या होगी? डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी। हर साइड क्या होगी? डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी। अगर मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया, लोब वाला, तो मेरी ये रिंग वाली क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, और हर जगह पे हो जाएगी। क्लियर? हर जगह पे ये ऐसे ही चलेगा। फिर तो अब 3D हो गया ना। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यह है ग्राफ ऑफ साई आर। अब ये साई आर क्या होता है? रेडियल वेव फंक्शन, ठीक है ना। साई आर हमारा क्या है? रेडियल वेव फंक्शन।
आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, इनके बीच में हम ग्राफ बना रहे हैं। अच्छा, कुछ बच्चों को ये डाउट हो सकता है कि सर अपने डी के बाद एफ ऑर्बिटल की शेप नहीं बताई। बेटा एफ ऑर्बिटल की कोई शेप फिक्स नहीं होती है, आपके बुक्स में भी बनी हुई है, ठीक है, चलो वो देख लेना, अदरवाइज आपसे कभी पूछी भी नहीं जाएगी, क्योंकि एफ ऑर्बिटल की कोई शेप फिक्स ही नहीं होती, इसलिए नहीं बताई। इसलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ग्राफ ऑफ साई आर वर्सेज आर फॉर एस ऑर्बिटल। अब यहाँ पे इसको इम्पोर्टेंट करना, ये बहुत ईजी टॉपिक है। अब आपके ना थोड़ा सा चैप्टर रह गया है और बहुत ईजी है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जी हाँ, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, आपको एक चीज़ तो पता है ना कि साइन और कोसाइन ग्राफ कैसे होते हैं? मीन्स साइन वेव और कोसाइन वेव ये इंटरचेंजेबल ही होती हैं। साइन जो होता है, साइन का जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन से स्टार्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे। कोसाइन का जो ग्राफ होता है वो पीक से स्टार्ट करता है, ठीक है। अब ये क्या है? एक फेज, एक क्रस्ट, एक ट्रफ, मतलब एक एक जो पार्ट बन रहा है, एक जो ये डोम शेप बन रही है, ये क्या है? एक फेज है। जैसे यहाँ पे एक, दो, तीन और ये चार, यहाँ पे कितने फेज हैं? चार फेज, क्योंकि ये वर्ड्स अब आगे यूज़ होंगे, ठीक है, इसीलिए। जैसे यहाँ पे भी एक, दो, तीन, चार, चार, चार फेज। और ये ग्राफ का पॉजिटिव वाली साइड और ये ग्राफ की क्या है? नेगेटिव वाली साइड, ठीक है जी। ये हमारे को पता होना चाहिए कि साइन वेव और कोसाइन वेव कैसी होती है। अब उन्हीं के बेसिस पे हम क्या बना लेंगे कि भैया रेडियल वेव फंक्शन का डिस्टेंस के साथ अगर हमें ग्राफ बनाना है, किसके लिए? एस ऑर्बिटल के लिए। अब आपको ये प्रॉपर्टीज़ की तरह याद होनी चाहिए। एस ऑर्बिटल के लिए साई आर वर्सेस आर जो ग्राफ बनता है, पहली बात, ठीक है, तो वो एक कोसाइन वेव होती है। कैसी बनेगी? कोसाइन वेव बनेगी। एक जो फेज होगा वो एक ऑर्बिटल को शो करेगा, एक फेज एक ऑर्बिटल को शो करता है। और क्या होगा? लास्ट फेज में कभी भी साई आर आर को टच नहीं करेगा, लास्ट फेज में साई आर कभी भी आर को टच नहीं करेगा, ठीक है। अब चलो बनाता हूँ मैं, फिर आप बताना। हम्म, चलो, साई आर वर्सेस आर का ग्राफ। अब ये पहली बात कोसाइन वेव है, चेक कैसे करना है? देखो स्टेप बाय स्टेप ही चेक करो। कोसाइन वेव है, जी हाँ है, ठीक है। कोसाइन वेव एस ऑर्बिटल के लिए हो सकती है, हो सकती है। अब इसमें कितने फेज हैं? एक फेज ये रहा सर, एक फेज ये रहा, और ये लास्ट फेज है। अगर ये लास्ट फेज ना होता तो ये आर को टच करता, आर वाली एक्सिस को क्या करता? टच करता। तो यहाँ पे ये टच नहीं कर रहा, मतलब ये लास्ट फेज है। एक फेज एक ऑर्बिटल बता रहा है, मतलब एक ऑर्बिटल ये एक ऑर्बिटल और ये एक ऑर्बिटल, तो मतलब इसमें कितने ऑर्बिटल? दो ऑर्बिटल। तो ये किसका ग्राफ होगा? 1s का, 2s का, किसका? अब 1s होता तो एक ही होता, तो ये ग्राफ किसका है बेटा? 2s का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? 2s का ग्राफ है। देखो, एक्चुअली ग्राफ बनाने को दूं, अगर मैं आपको 4s का ग्राफ बनाने को दूं कि 4s का ग्राफ बनाओ साई आर वर्सेज आर, तो हम कैसे बनाएंगे? एस के लिए स्टार्ट कहाँ से करना है? कोसाइन वेव से, ठीक है जी, कोसाइन वेव से। कितने बनाने हैं फेस? चार बनाने हैं, चार ऑर्बिटल हैं, एक, दो, तीन, चार, ठीक है। अब यहाँ पे गलती क्या हो रही है? गलती हो रही है सर, आपने लास्ट फेज में टच कर दिया ग्राफ को। बिल्कुल सही, तो टच नहीं करना, अरे, तो टच नहीं करना ऐसे, ठीक है। एक फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज और ये चौथा फेज, तो ये किसका बन गया? 4s का ये ग्राफ बन गया, ठीक है। ऐसे आपसे पूछे जा सकते हैं, ग्राफ देके पूछ लेंगे आपसे ये किसका ग्राफ है, ओके।
चलो नेक्स्ट है साई स्क्वेयर आर और आर का, ठीक है। अब साई स्क्वेयर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोल दो चाहे आप इसको। स्क्वेयर से हमें क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, कि भैया न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस की लाइन पे, इस लाइन पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो बताता है, ठीक है। तो इसको रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोल देते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, कि न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पे इस लाइन पे कितने चांसेस हैं कि मेरे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, वो ये चीज़ बताती है। अब अगेन एस ऑर्बिटल के लिए कोसाइन, एक ऑर्बिटल एक फेज, ग्राफ लास्ट में कभी भी टच नहीं करेगा। अब अच्छा, किसी का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता, तो इसीलिए ग्राफ कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा, स्क्वायर का ग्राफ कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा, बस इतना सा ही फ़र्क है। जैसे वहाँ पे हमने शायद 2s का बनाया था पहले, यहाँ पे अगर मैं अब 2s का बनाता हूँ, तो साई आर वर्सेस आर, कोसाइन वेव, तो ठीक है यहाँ से स्टार्ट करी। अब सर यहाँ से नीचे ले जाएं, नीचे नहीं जाएगा, क्यों? यहाँ पे पहली गलती, साई स्क्वेयर आ रहा है, साई आर का आता तो मैं नीचे ले जाता, ये साई स्क्वेयर है, स्क्वेयर किसी भी नंबर का नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए यहाँ से फिर सर ऐसे, ठीक है। और लास्ट में ये 2 है ना, एक फेज ये हो गया, एक फेज सेकंड फेज ये हो गया, तो ये लास्ट फेज है, लास्ट फेज में आर को टच नहीं करना, लास्ट फेज में आर को टच नहीं करना है, ठीक है। और एस के केस में ना पीक्स बढ़ती जाती हैं, अभी हमारे ये क्या है, पीक्स क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। अगर मैं आपसे दोबारा 4s का बनाने के लिए बोलूँ, 4s का बनाओ, साई स्क्वेयर आर और आर का कोसाइन से स्टार्ट करना, एक, दो, तीन, और ये चार, और ये लास्ट में टच नहीं कराना, एक दो तीन चार, ठीक है। ये हमारा किसका ग्राफ बन गया? 4s का ग्राफ बन गया, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और बेटा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में गिवन है और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और ये ज़्यादा नहीं है, ये एस और पी के लिए ही है, ठीक है। जैसे अब आ जाता है पी के लिए, पी ऑर्बिटल के लिए, देखो किस ऑर्बिटल के लिए? पी ऑर्बिटल के लिए, पी ऑर्बिटल के लिए ग्राफ साइन का रहेगा, बाकी सारी चीज़ें सेम। जब ये साई का ग्राफ है तो ये नेगेटिव में जा सकता है, साई स्क्वायर का होता तो फिर ये नेगेटिव में नहीं जाता। अब पी ऑर्बिटल के लिए अगर मैं बात करूँ तो 1p तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ना इन ग्राफ्स में आपसे गड़बड़ होगी, पी वाले ग्राफ्स में आप गड़बड़ कर दोगे, जैसे अगर ये साई आर और आर का ग्राफ है और मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये मेरा पहला फेज ही लास्ट फेज है, तो ये किसका ग्राफ है? सर एक फेज एक ऑर्बिटल, तो ये 1p का ग्राफ है ना। भैया अगर आपने जल्दबाजी में ऐसा कर दिया तो मत करना, 1p तो पॉसिबल ही नहीं होता, 1p तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। p में पहला ऑर्बिटल ही कौन सा होता है? 2p का होता है, तो ये 2p का है। p के ऑर्बिटल में पहला ऑर्बिटल कौन सा बनाते हैं हम? 2p बनाते हैं बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखना जब इसका ग्राफ आएगा ना, चेक कराने के लिए कि ये किसका ग्राफ है, तो आप बता नहीं पाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे या जल्दबाजी में गलत मार्क कर दोगे। अगर जिस बात बच्चे ने जल्दबाजी की का नंबर जा सकता है, देखो अब देखो, आई आर आर, चलो, एक दो तीन चार पाँच छः, कितने कितने फेज? 6 फेज हैं, तो ये किसका ग्राफ है? 6p का? नहीं, ये किसका ग्राफ है? 7p का, क्योंकि इसमें पहला फेज जो होगा ये क्या है? 2p, ये 3p, ये 4p, ये 5p, 6, और ये 7p का ग्राफ है बेटा,
पहला फेज ही किसका होता है यहाँ पे, 2p का होता है। पहला फेज किसका होता है, 2p का होता है। ठीक है, तो ऐसी मिस्टेक हो जाती है इस ग्राफ में, जल्दबाजी में करोगे। और दूसरी चीज, यहाँ पे p में ध्यान रखना, पीक डिक्रीज होती है, पीक डिक्रीज होती है। जैसे जैसे एल की वैल्यू बढ़ती है ना, जैसे एस के केस में एल की वैल्यू 0 थी, पी के केस में एल की वैल्यू 1 हो गई, तो पीक क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। क्लियर। और ऐसे ही अब आप साई स्क्वेयर आर और पी का बना सकते हो, मतलब आर। यहाँ पे ग्राफ क्या होगा, अब आपको पता है सर ये नेगेटिव में नहीं जाएगा बस। वेरी गुड। साई स्क्वेयर आर और आर साइन वेव होगी, और ये नेगेटिव में नहीं जाएगा। तो ये किसका ग्राफ है सर, ये 3p का ग्राफ है। अब हम गलती नहीं करेंगे। वेरी गुड। एक और बना दें, और बना देते हैं, चलो 2 3 4। तो ये किसका ग्राफ है, 4p का ये ग्राफ है। तो वो ऐसे ही पहचानने के लिए आपसे बोलते हैं, आपको ग्राफ दे देंगे ऑप्शंस में, और पूछेंगे कि ये किसका ग्राफ है भैया, 1s ऑर्बिटल का है, 2s ऑर्बिटल का है, 3s ऑर्बिटल का है, 2p का है, 3p का है, 4p का है। ठीक है, क्लियर है। तो इस पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी चीज़ है, बहुत ही इजी चीज़ है। और अगर अभी तक आप मेरे साथ बने हुए हो, 1.5 घंटा हो चुका है, तो बढ़िया बात है, आप बहुत सीरियस हो भाई। और इसके बेसिस पे आप देख लेना कितने आपके न्यूमेरिकल आते हैं। अच्छा, एक ये ग्राफ होता है 4 पाई r स्क्वेयर dr साई स्क्वेयर का, ये सभी के लिए है, SPDF। पहली बात तो ये 4 पाई r स्क्वेयर dr साई स्क्वेयर है क्या। इस फंक्शन को हम बोलते हैं रेडियल डेंसिटी फंक्शन। सर इसमें नाम इतने ज़्यादा हैं, बिल्कुल हैं, ये प्रॉब्लम है, आपको बार बार रिवाइज करके ध्यान रखना पड़ेगा। रेडियल डेंसिटी फंक्शन, अब ये सर है क्या। ठीक है, मीन्स मान लो कि आपके पास एक शेल है, ठीक है, dr थिकनेस की कोई शेल है। और बड़ा कर दें, ठीक है, ये एक क्या है, शेल है dr थिकनेस की, इसकी रेडियस r, और ये थिकनेस जो है वो है बेटा dr। अब यहाँ पे, ठीक है, इस थिकनेस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी डेंसिटी, ठीक है, इसकी डेंसिटी हमें बताता है 4 पाई r स्क्वेयर dr साई स्क्वेयर। ठीक, कि इस रीजन में आपका इलेक्ट्रॉन मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्लियर, ये चीज बताता है। लिख दूं यहाँ पे भी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ शेल ऑफ थिकनेस dr। dr थिकनेस की शेल में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारा ये बताता है। ग्राफ देखो, स्क्वायर का ग्राफ है तो कभी भी नेगेटिव तो होगा नहीं, साइन वेव होगी, एक फेज एक ऑर्बिटल, और लास्ट फेज में वो कभी भी टच नहीं करेगा आर को। ठीक है, चलो यहाँ पे एक बना के देख लेते हैं। 4 पाई r स्क्वेयर dr साई स्क्वेयर वर्सेस आर का ग्राफ। अच्छा, इसमें पीक बढ़ती हैं, इसमें पीक क्या होता है, बढ़ती है। ठीक है, अब ये किस किस के लिए वैलिड है, ये एस के लिए भी वैलिड है, पी के लिए भी, डी के लिए भी बन सकता है, एफ के लिए भी बन सकता है। अब एस में पहला ऑर्बिटल 1s होता है, तो यहाँ पे तो दो फेज बने हुए हैं, तो ये 2s होगा। अगर एस के लिए है तो ये बेटा 2s ऑर्बिटल का है। ठीक है, एस के केस में ये 2s ऑर्बिटल का है। अगर मैं पी के केस में बोलता तो ये पहला 2p का होता।
है ना। पहला किसका होता, 2p का होता, तो p के केस में ये 3p ऑर्बिटल का हो सकता है, d के केस में ये 4d का हो सकता है, और f के केस में ये 5f का हो सकता है। ठीक है, क्योंकि d में पहला ऑर्बिटल ही कौन सा आएगा बेटा, 3d। ठीक है, पहला ऑर्बिटल कौन सा आएगा, 3d आएगा, तो ये 3d हो गया और ये 4d हो गया। ठीक, तो अगर ये आता है 4πr² dr² तो ये s के लिए भी वैलिड है, p के लिए भी वैलिड है, d के लिए भी वैलिड है, f के लिए भी। इसमें जो आपके ऑप्शंस आएंगे वो मल्टीपल करेक्ट आएंगे, इसमें जो ऑप्शंस आएंगे वो बेटा मल्टीपल करेक्ट में आएंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो इतना ही था इस ग्राफ के बारे में और बहुत इजी था। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम, नोडल प्लेन। थोड़ा सा चैप्टर रहता है, बस पेशेंस रखो, जल्दी ख़त्म होने वाला है, आधे घंटे की भी क्लास नहीं रहती। अभी हमने नोड्स पढ़ा था, नोड क्या होते थे, पॉइंट होता था, एक पॉइंट होता था जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। अब ये क्या है, नोडल प्लेन क्या है, नाम से ही पता चल रहा है भैया, एक प्लेन है पूरा का पूरा जहाँ पे आपको, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, बस बात खत्म। ठीक है, क्लियर। अभी जो नोडल प्लेन्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं एंगुलर नोड्स पे। अब सर हम कैसे निकालेंगे ना नोडल प्लेन, कौन सा नोडल प्लेन है, कितने नोडल प्लेन हैं। नोडल प्लेन हमेशा एंगुलर नोड्स पे डिपेंड करते हैं, अभी पढ़ा था, नोट सेव कर लूँ आपके लिए, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। नोट्स काफ़ी हो गए हैं लोड, कौन सी स्लाइड पे हम, वी आर एट 53, स्लाइड नंबर 53। ओके, चलो लिख देते हैं हम, नंबर ऑफ नोडल प्लेन डिपेंड्स ऑन एंगुलर नोड्स, एंगुलर नोड्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, न, अ, तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन, बारह लिख देते हैं, नंबर ऑफ नोडल प्लेन इज इक्वल टू, और एंगुलर नोड्स किसके बराबर होते हैं, एल के बराबर, तो जो एल की वैल्यू उतने हैं आपके नोडल प्लेन्स, उतने ही आपके क्या हैं, नोडल प्लेन्स हैं। चलो इसके लिए टेबल बना के लेके आया हूँ मैं, और इसमें हम फिल कर देते हैं। जैसे एस के केस में, एस के केस में कितने नोडल प्लेन्स होंगे, है ना। एस के केस में एल की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है, मतलब यहाँ पे कितने नोडल प्लेन होंगे, ज़ीरो। नंबर ऑफ नोडल प्लेन ज़ीरो, तो नोडल प्लेन ही कौन सा होगा, जब एक भी नोडल प्लेन है ही नहीं है तो उसका नाम कैसे बताऊँ मैं, है ना। जब कोई नोडल प्लेन है ही नहीं तो उसका नाम कैसे बताएं। चलो बहुत बढ़िया, मतलब एस में, एस, अब देखो एस क्या होता है, स्फेरिकल, ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, तो यहाँ पे इसके हर प्लेन में आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, इसके हर पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ना कुछ होगी, ज़ीरो नहीं होगी, मतलब हर जगह इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। चलो जी, पी जेड, अब ये पी है, पी के लिए एल की वैल्यू वन, चाहे पी का जेड हो, चाहे एक्स हो या वाई हो, तो मतलब यहाँ पे एक नोडल प्लेन होगा। ठीक है, पी जेड के लिए भी एक नोडल प्लेन होगा, कौन सा हो सकता है, कौन सा प्लेन, अगर पी जेड क्या बता रहा है कि भैया जेड में आपको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, जेड में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो कहाँ नहीं होगी, किस प्लेन में नहीं होगी, एक्स वाई में नहीं होगी। ठीक है, कौन से प्लेन में नहीं होगी, एक्स वाई प्लेन में नहीं होगी। अगर एक्स में आपको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो आपको वाई जेड में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, और अगर वाई में मिल रहा है तो आपको एक्स जेड में नहीं मिलेगा। बताओ इतनी सी बात क्लियर है, बताओ यहाँ पे इतनी सी बात क्लियर है। ठीक है, अब डी की बात, डी एक्स वाई, डी के लिए एल की वैल्यू टू, यहाँ पे भी एल की वैल्यू टू, यहाँ पे भी एल की वैल्यू टू, यहाँ पे भी एल की वैल्यू टू, और यहाँ पे भी एल की वैल्यू क्या रहेगी, टू रहेगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे दो नोडल प्लेन होंगे सर, सर हमें एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, हमें एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो कहाँ नहीं मिल रहा होगा फिर, वाई जेड एंड जेड एक्स में, वाई जेड एंड जेड एक्स में, यहाँ पे वाई जेड में मिल रहा है, तो कहाँ नहीं मिलेगा, जेड एक्स
और एक्स वाई में। यहाँ पे एक्स जेड में मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक्स जेड में मिल रहा है, तो एक्स वाई में नहीं मिलेगा और वाई जेड में नहीं मिलेगा सर। सर यहाँ पे एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर में मिल रहा है ना, तो वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर में नहीं मिलेगा और जेड स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर में नहीं मिलेगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर। अब सर यहाँ पे दो होंगे, जेड स्क्वेयर में मिल रहा है तो वाई स्क्वेयर में नहीं मिलेगा एंड एक्स स्क्वेयर में नहीं मिलेगा, ऐसा ही कर दिया, ये गलत कर दिया। यहाँ पे एल की वैल्यू 2 है, फिर भी यहाँ पे नोडल प्लेन्स ज़ीरो होते हैं, यहाँ पे नोडल प्लेन ज़ीरो होते हैं। रीज़न क्या होता है, इसकी शेप, इसकी शेप में बताया था, ये स्फेरिकल रिंग्स होती हैं बेटा, स्फेरिकल रिंग्स होती हैं, ऐसी शेप होती है। अब ये स्फेरिकल रिंग्स हैं, स्फेरिकल रिंग मतलब हर साइड इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। यहाँ पे कॉनिकल नोड्स होते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, यहाँ पे कॉनिकल नोड्स होते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप नोडल प्लेन भी आपको क्लियर है। अगर आप अभी तक भी बने हुए हो तो भैया बहुत बढ़िया, ठीक है। अब तो बस 5 मिनट 5-7 मिनट की क्लास रहेगी आपकी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे आ गए हम। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमारे कुछ रूल्स हैं, जैसे ऑफ वो रूल। ऑफ वो रूल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल करना है, मतलब पहले, सबसे पहले कहाँ फिल होगा, जिसकी एनर्जी सबसे कम है, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा वाली एनर्जी, फिर उससे बाद उससे ज़्यादा वाली एनर्जी, है ना। ऐसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फिल होते हैं। अब सर हमें कैसे पता चलेगा किसकी एनर्जी ज़्यादा है, आपको पता है ऑलरेडी, एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी एन प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और जिसकी एन प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब सेम आ जाए किसी केस में, तो उस केस में जिसकी एन की वैल्यू ज़्यादा है ना, कि एन की वैल्यू ज़्यादा है, उसमें आप उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, क्लियर। जैसे पहले हमने 1s 2s 2p 3s किया था ना, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ये था हमारा। तो सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, क्लियर है, क्लियर है जी। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एनर्जी इसमें आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने का ऑर्डर ये रहा, पहले 1s 2s 2p 3s 3d 4s 3d। अब इसको 3-4 बार लिखोगे तो याद हो जाता है ये। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के करने की आदत डाल लो, 1 से 30 तक का आपका होमवर्क है, जिसमें बीच में आपके 2 एक्सेप्शनल आएंगी, है ना, वो मैं आपको पीरियोडिक टेबल में ही करा दूंगा। अभी के लिए मैं क्लास लंबी नहीं खींचना चाहता, आप भी थके हो। चलो नेक्स्ट ये क्या कहता है, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब ना देखो, इन रूल्स को भी याद रखना, किसने क्या कहा था, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं जेई मेंस में, क्लियर। हुन्स ने बताया कि भैया जब तक आप पेयरिंग नहीं स्टार्ट कर सकते, जब तक आपके हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ना आ गया हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन क्या क्या है 7, तो इसकी अगर हम लिखें 1s, एक और एक क्या बताया था मैंने, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो। तो एस पे कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ही होता है, तो एक में कितने आएंगे, दो। फिर इसके बाद 2s में जाएंगे, 2s में भी कितने आएंगे, दो। 2p, पी में कितने और इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो भैया पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, है ना। तो पी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6, ठीक है। पी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। ये चीज़ मैं, मेरे को लग रहा है यहाँ पे लिख देनी चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख दूँ क्या, चलो मैं बना देता हूँ यहीं पे, ये सब शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल। अगर एस सब शेल की बात हो रही है, कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो। पी सब शेल की बात हो रही है तो कितने ऑर्बिटल होते हैं, तीन, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6।
डी सबशेल की बात हो रही है तो 5 ऑर्बिटल होते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एफ सबशेल की बात होती है तो कितने 7 हमारे ऑर्बिटल होते हैं और 14 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे फिल कर रहे थे। अब हमारे पास पी में कितने 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमें बचे ही कितने हैं 3 हैं, तो यहाँ पे 3। अब इसका तो फील्ड है तो इसको तो मैं बना नहीं रहा। ठीक है, बनाना चाहोगे बना लेंगे। चलो पहला है बना लेते हैं। पहले एक, फिर दूसरा भी यहीं पे आएगा क्योंकि इसमें तो है ही नहीं। अब यहाँ पे 3 ऑर्बिटल हैं। कितने हैं 3 ऑर्बिटल हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि ऐसे और ऐसे भर दें। हुंड्स रूल क्या कहता है, सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और उसका स्पिन क्या होगा, सेम होगा। उसका स्पिन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये चीज बताई थी हुंड्स रूल ने। क्लियर है हुंड्स रूल कि भैया आप पेयरिंग नहीं कर देना। अगर 3 थे ना, कोई ऐसे कर दे कि भैया एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, 2 सर हमने इसमें डाल दिए, एक इसमें डाल दिया, तो ये गलत है, ये सही है। ठीक, क्लियर है। चलो लास्ट हमारा पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन तुमने बिठाए हैं उनके कभी भी क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ठीक है, एक ऑर्बिटल के अंदर जो तुमने बिठा दिए, अब मान लो ये क्या है 2s है, 2s2 है ये। क्लियर। अब इसमें ऐसा करते हैं, इसके कलर ही चेंज कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इस कलर का है ना, और एक इलेक्ट्रॉन हमारा ग्रीन कलर का है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं इनके कभी भी भैया चारों के चारों क्वांटम नंबर मैच नहीं करेंगे। चारों के चारों कौन से सर, एन, एल, एम और एम एस या एस। हो सकता है 3 मैच कर जाएं सर, हाँ 3 मैच कर जाएं, लेकिन चारों नहीं करेंगे। एन, एल, एम, एस। अब आपको भी पता है इसका आंसर, ये एन हो सकता है सेम हो सकता है सर, सेकेंड है इसके लिए भी 2 है। एल सर इसके लिए भी 0 है, एल इसके लिए भी 0 है, तो एम इसके लिए भी 0 है सर, एम इसके लिए भी 0 है। अगर एम एस स्पिन क्वांटम नंबर, अगर इसको मैं पॉजिटिव लेता हूं तो ये मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो क्या चारों क्वांटम नंबर सेम आए, नहीं। तो कभी भी एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हो, उनके चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ये बात बोली थी पॉलिस ने। ये कहता है पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है बच्चे। चलो तो इसी के साथ अब आपका होमवर्क ये रह जाएगा कि आप 1 से 30 तक के एटम्स की आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। ठीक है, 1 से 30 तक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। ठीक है, चलो बहुत मज़ा आएगा और उसमें आपके पक्के हो जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।